नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। काबुल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। काबुल में 3 दिन के बाद एक और धमाका हुआ है। एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले की खबर है और हमले में 2 की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास 3 दिन में एक और बड़ा धमाका यहां पर हुआ है और जो जानकारी मिल पा रही कि एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। 2 की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो काबुल में आत्मघाती हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास एक घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। जानकारी ये मिल पा रही है रविवार की शाम यानी कुछ देर पहले एयरपोर्ट के पश्चिमी में रिहायशी इलाके खाजे बुगरा में ये हमला हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने धमाके की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी दूतावास ने काबुल एयरपोर्ट पर खतरे को लेकर नई चेतावनी भी जारी की थी और इससे पहले भी गुरुवार की शाम एयरपोर्ट के पास 2 फिदायीन हमले हुए थे। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद तालिबान ने भी काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खतरा बताया था और एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। चलिए, और तालिबान ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएस के हमले की आशंका बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने भी लगातार इस हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। साथ ही लोगों से यह कहा था कि वे एयरपोर्ट पर ना जाएं। लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है, उन्होंने ये कहा था। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा था कि स्थिति बेहद खतरनाक है और एयरपोर्ट पर खतरा काफी बढ़ गया है। और इस चेतावनी के बाद काबुल एयरपोर्ट में 3 दिन के बाद एक और बड़ा धमाका यहां पर हुआ है। और अमेरिका ने ताजा चेतावनी में अपने नागरिकों से यह कहा था कि वे काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों से तुरंत हट जाएं। काबुल एयरपोर्ट पर खतरे को लेकर अमेरिका ने पहला अलर्ट गुरुवार को जारी किया था और उसी दिन शाम को एक हमला हुआ था। चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। भिंड के बाद प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने सर्वे और राहत का काम शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सर्वे को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। राजनेताओं के समर्थक सर्वे मनमानी तरीके से करा रहे हैं। ऐसे एक मामला रौन के पढ़ौरा गांव में देखने को मिला, जहां सर्वे से असंतुष्ट लोग धरने पर बैठ गए। इस खबर से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस बात की खबर जैसे राज्य प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया को लगी, अधिकारियों के साथ सीधे गांव पहुंचे। ग्रामीणों को सर्वे के लिए समझाया गया। सर्वे के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तब कहीं जाकर ग्रामीण माने और 36 घंटे बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। कल यही था जो हम लोग छूट गए, वंचित रह गए शासन के लाभ से, हमारा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो पाई। हाँ, विसंगतियां भी नजर आ रही हैं। इसमें किसकी गलती पाई जा रही है? गलती पंचायत सचिव की। सरकारी जगह में पड़ रहा है, पंचायत भवन में है वो टोपन को 4 महीना हम लोगों के कपड़ा लगता सब देखे नदी में। अब हम क्या करें? सेक्रेटरी को जो कोई पैसा दे देता को कम कर दे। पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। अभी मैंने सबके समक्ष ही एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए दोबारा से सर्वे करवाएंगे और सूची विधिवत पंचायत भवन में प्रकाशित होगी। 2 दिन का समय भी देंगे, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज जबेरा होते हुए दमोह पहुंची, जहां भाजपाइयों ने जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया और इसके बाद बस स्टैंड पर यात्रा में मौजूद सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सरकार की योजनाओं को गिनाया, जिसके बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा दमोह पहुंची। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और हटा विधायक पीएल तंतवाय के साथ ही दमोह के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल लोधी समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। इस समस्या में भी तो हमारे नरसिंह मंडल में भी आपका भव्य स्वागत का काम आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी के माध्यम से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष
वना थीजी श्रीनिवासन रविवार को इंदौर पहुंची, जहां बीजेपी दफ्तर में वना थीजी ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा की आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की। इस मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने माना कि महंगाई बढ़ी है, तो इस बात का भी जिक्र किया गया कि सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लव जिहाद से जुड़े मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहती है। Excuse me. Sorry. मध्य प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली कटौती से नाराज मेयर विधायक त्रिपाठी ने अपनी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिजली विभाग की नीतियां बीजेपी सरकार की लुटिया डुबाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाकामियों की बदौलत बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। चारों तरफ बिजली अव्यवस्था को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बिजली नहीं है, किसान परेशान है। बिजली कटौती के खिलाफ 4 सितंबर को विंध्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ट्रांसफार्मर जल गए हैं। एक मेरे अकेले मैयर विधानसभा में कम से कम 100 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा बिजली की समस्या को लेकर। अन्यथा 4 तारीख को मैहर में और पूरे उस इलाके में बिजली का आंदोलन खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते तो बिजली विभाग में कड़ाई करें। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना संक्रमण काबू में और रोजाना ही तय लक्ष्य के मुताबिक वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर में कमी आ रही है और हमारा वैक्सीनेशन महाअभियान काफी सफल रहा। सोमवार को जन्माष्टमी के दिन भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि कल छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं नीमच में हुई घटना को लेकर मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। इस तरह के वीडियो को लेकर संदेह होता है कि इस तरह के वीडियो लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। यह जांच का मुद्दा है, इसमें कांग्रेस की साजिश की बू आती है। कोरोना को हराने के सबसे असरदार अस्त्र वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है। हमारा 2 दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। महा वैक्सीनेशन अभियान 25 और 26 अगस्त का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इंदौर के स्वच्छता मॉडल की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि देश में जब भी स्वच्छता की बात होती है तो इंदौर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहाँ के नागरिक कुछ नया करना चाहते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में तो सालों से नंबर 1 है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वाटर प्लस सिटी के लिए काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वाटर प्लस सिटी वो होती है जहां बिना ट्रीटमेंट किए सीवरेज का पानी किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं छोड़ा जाता। इंदौर में वाटर प्लस को लेकर लगातार काम हुआ है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। कान और सरस्वती नदी में इसका असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री की तारीफ से इंदौर के बीजेपी नेताओं और लोगों में भारी उत्साह है। सरकारी तंत्र के हमारे कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक नगर निगम के सभी कमिश्नर से लेकर सभी लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको आज आभार दिया है कि इंदौर हमेशा स्वच्छता के अभियान में आगे बढ़ाए और इंदौर नए कदम और आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इंदौर के लोगों को भी बहुत बहुत आम जनता को भी इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इंदौर स्वच्छता में तो एक आयाम स्थापित कर चुका है। अब उससे आगे बढ़ते हुए वाटर प्लस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब के लिए ये गौरव और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंदौर के इस प्रयास को सराहा है। हम बड़े गौरवान्वित हैं, बड़े हर्षित हैं, बड़े आनंद में हैं कि पंत प्रधान के मुख से इंदौर शहर की सफाई की तारीफ हुई है और वो खुद भी ये मानने को तैयार थे कि अब हम सफाई से एक दर्जा ऊपर आ गए हैं। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन होने जा रहा है। बाल कांग्रेस का प्रभारी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन को बनाया गया है। 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। बाल कांग्रेस में 1 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बाल कांग्रेस से जुड़ने वाले सदस्यों की उम्र 16 से 20 साल रहेगी। हालांकि बाल कांग्रेस के गठन पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर तीखे हमले हो रहे हैं। बीजेपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बाल कांग्रेस का गठन तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस उसे अपने संस्कार न दे। बाल कांग्रेस के निर्माण पर सारंगी ज्ञान बघारने वाले मंत्री जी बड़े व्याकुल और परेशान हैं। बाल कांग्रेस का निर्माण इसलिए कर रही है कि जो दुष्प्रचारवादी इस देश में
चारों तरफ जहर के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, उससे एक पीढ़ी को बचाना है। कांग्रेस अच्छा है, कुछ ऐसे काम करे तो बाल कांग्रेस या वगैरह वगैरह और पता नहीं क्या क्या उनके पहले से गठन है कि कांग्रेस झूठ छल कपट के अलावा, भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। भैया इस मध्य प्रदेश के हमारे बच्चों को जरूर बचाइए। तो उन्हें लगता है कि बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी बहुत राजनीति कर ले, पर फिर मैं ये कहूँगा बच्चों को इकट्ठा करो, परंतु बच्चों को संस्कृति से जोड़ो, बच्चों को अनुशासन से जोड़ो, बच्चों को इस देश की परंपरा से जोड़ो। उनको इटली की परंपरा मत सिखा देना कांग्रेसियों। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ ने सही ठहराया। मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ शेख हसनुद्दीन ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया। हसनुद्दीन ने कहा कि समाज में विद्वेष फैलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। रतलाम में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन ने जांच के बाद जो कार्रवाई की है और जो कर रहे हैं वो सही है। देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए, इस तरह के नारे लगाकर गलत काम किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कानून व्यवस्था एसपी कलेक्टर वो जिले के वो उस पर संज्ञान ले रहे होंगे और कार्रवाई हो रही होगी। और ये एक गलत बात थी, इस तरह का समाज के बीच में नहीं करना चाहिए। और जो उन्होंने काम किया है वो उसमें जो भी लीगली जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हो रही है। एनएचएम और मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच अनमोल ऐप में एंट्री को लेकर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर एक दिवसीय धरना दिया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम नॉन टेक्निकल विभाग के हैं, पर हमसे टेबलेट से एंट्री का काम करवाया जा रहा है, जिसके बारे में हमें कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। आए दिन इसमें अपडेट होता है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। वहीं वेतन को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। अपनी परेशानी एनएचएम को बता चुके हैं, पर अब तक कोई हल नहीं निकला। इस धरना प्रदर्शन के बाद हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तो 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमको नॉन टेक्निकल के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन अभी हमको टैब दिया गया है, 2-3 साल हो गए टैब में हमसे काम कराया जाता है। और यदि किसी की गलती के कारण, चाहे वो किसी की गलती हो, महिला की भी गलती है, शासन की गलती है, ऐप की गलती है, तो पैसा एएनएम के हमारी सैलरी से कटेगा। टैब वापस कर दिया है कि हमें टैब नहीं चाहिए। जब हम टेक्निकल नहीं है तो हम क्यों टेक्निकल काम करें। छिंदवाड़ा में अधिकारियों ने बोहना खैरी गांव के 23 लोगों को मुर्दा बताकर 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि हड़प ली। अधिकारियों ने जालसाजी कर 23 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर शासन से 2-2 लाख की सहायता जारी करवा ली। मामले में संज्ञान लेते हुए छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कंवल पटेल ने जिला कलेक्टर को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद 2 लोगों पर जालसाजी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की कूट रचना जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए। जनपद सीओ ने मामले की जांच का प्रतिवेदन थाना प्रभारी को सौंपा है। कलेक्टर ने क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी मुकेश अंधवान को निलंबित कर दिया। वहीं बवान खैरी के ग्राम पंचायत सचिव राकेश चंदेल, सहायक सचिव संजय चौरे और अन्य साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। करने के मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि हर पंचायत में जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नीचे तक मिला है तो कहीं गलत लोगों को, अपात्र लोगों को तो नहीं दिया गया, उसकी पूरी जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। पीएससी में डीएसपी पदों पर निरीक्षकों को प्रमोट करने से इनकार कर दिया। सरकार के निरीक्षकों के प्रमोशन को लेकर राय मांगे थे, लेकिन आयोग ने इससे इनकार कर दिया। अब एमपीपीएससी डीएसपी के 138 पदों को भर्ती प्रक्रिया के जरिए ही भरेगा। बता दें कि पिछले महीने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इन पदों पर प्रभार देकर नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रस्ताव से सरकार सहमत थी, लेकिन पीएससी ने असहमति जताई है। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में भारत के निशात कुमार ने इतिहास रच दिया। निशात कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को एक और मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। उनका मुकाबला अमेरिका के 2 एथलीट से था। टोक्यो
टोक्यो 2020 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविना पटेल को गुजरात सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। साथ ही विजय रूपाणी ने भाविना बेन को पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने करनाल के एसडीएम को सरकारी तालिबानी का कमांडर करार दिया। उन्होंने एक सभा में कहा कि कल एक अधिकारी ने किसानों के सिर पर मारने का आदेश दिया। उन्होंने हमें खालिस्तानी कहा। अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि सरकारी तालिबानी ने देश पर कब्जा कर लिया है। ये लोग सरकारी तालिबानी हैं। काबुल शहर में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में कितना नुकसान हुआ इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। एयरपोर्ट के पास काला धुआं दिखाई पड़ रहा। अभी तक किसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास 2 सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि यह धमाका ऐसे समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर से निशाना बना सकते हैं। चेतावनी के बाद ही फिर से धमाका हुआ है। अगर इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। खेत में काम करने ये परिवार गया हुआ था। कटंगी थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की ये घटना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। धर्म गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। धर्म, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये घटना है जो कटंगी थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की घटना है। गांव के समीप लगी हुई खेतों में एक ही परिवार के सभी लोग हैं जो काम करने गए हुए थे। तो अभी अचानक बारिश का मौसम हुआ और आकाशीय बिजली गिरने से काम कर रहे 2 महिला और 1 पुरुष जिसमें कि शामिल है 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोगों को दो लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जिनको घायलों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया इलाज के लिए। और जो मृतक है और घायलों को फिलहाल उनका अभी नाम पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पुलिस से हमने जब जानकारी ली तो कटंगी पुलिस को भी घटना के इतने घंटों बाद भी कोई प्रकार कोई जानकारी नहीं। फिलहाल घायलों को जबलपुर के जो मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। चलिए, शुक्रिया धर्म इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।